जिस शीर्षक को आज हम पढ़ेंगे उन्हें आज तक हमने जो पढ़ा है वह है राष्ट्रपति की सामान्य और संकटकालीन परिस्थितियों में जो शक्तियाँ उसे मिली हुई हैं उसके संदर्भ में हमने पिछले व्याख्यानों में चर्चा की थी। आज इस चीज़ का अध्ययन करेंगे कि भारतीय संघवादी व्यवस्था में या भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति क्या है। क्योंकि जब से संविधान बना तब से एक चर्चा का विषय ये रहा है कि राष्ट्रपति संवैधानिक स्तर पर क्या सदैव मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही कार्य करने के लिए बाध्य है अथवा उसके पास कोई अन्य विकल्प भी मौजूद है। तो हम पहले संविधान के उन प्रावधानों का अध्ययन करेंगे और फिर राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति के संदर्भ में चर्चा करेंगे इस व्याख्यान में। जैसे कि मैं आपको बता चुका था कि अनुच्छेद 53 में लिखा हुआ है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। इसी तरह अनुच्छेद 74(1) में लिखा है कि राष्ट्रपति को अपने कार्यों का संपादन करने के लिए सहायता और मंत्रण देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया, जिसका प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति को देश की संघ की कार्यपालिका का प्रधान घोषित करता है और अनुच्छेद 74 ये घोषित करता है कि राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान राष्ट्रपति होगा। अब संविधान बनने के बाद से ही ये विचार चलता रहा, क्या राष्ट्रपति सदैव अपने मंत्रियों की मंत्रणा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है या उसके पास कोई दूसरा विकल्प भी मौजूद है। तो शुरुआती दौर में ये बात मानी जाती रही। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो देश के पहले प्रधानमंत्री, पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने अपने 28 नवंबर 1960 को भारतीय विधि संस्थान में जो भाषण दिया था उसमें ये बात कही थी कि संविधान में ऐसी कोई सुनिश्चित व्यवस्था नहीं है कि जिसके अनुसार राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही कार्य करने के लिए बाध्य है। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस बात को नकार रहे थे कि हमेशा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही चलने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन अगर इसके उलट हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भारतीय संविधान सभा के भाषण को अगर हम पढ़ें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में जो भाषण दिया था उसमें ये बात कही थी कि राष्ट्रपति की वही स्थिति है भारत में जो ब्रिटिश संविधान में सम्राट की है। वह राष्ट्र का प्रधान है, कार्यपालिका का नहीं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, उसका शासन नहीं। वह साधारणतः मंत्रियों के परामर्श को मानने के लिए बाध्य होगा। वह न उसके परामर्श के विरुद्ध कुछ कर सकता है, न ही उसके परामर्श के बिना। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस संभावना को नकार दिया कि भारत में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की परामर्श के बगैर भी कुछ कर सकता है। अब ऐसी स्थिति में एक संवैधानिक विमर्श रहा, क्या राष्ट्रपति के पास क्या कोई स्वतंत्र विकल्प मौजूद है मंत्रिपरिषद की सलाह के बगैर। तो 2-4 चीज़ें यहाँ स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि हमने संसदात्मक प्रजातंत्र को अपनाया है और संसदात्मक प्रजातंत्र हमने ब्रिटेन की शासन प्रणाली, ब्रिटेन के संसदात्मक प्रजातंत्र को आधार मानकर ही अपनाया। ब्रिटेन में एक वंशानुगत राजा है जो नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रतिनिधि है, कार्यपालिका का मुखिया है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में निहित होती। संसदात्मक प्रजातंत्र में
जो सबसे बड़ी बात ये होती है कि वहाँ पर कार्यपालिका नाम मात्र की और वास्तविक दोनों अलग अलग पाई जाती है। तो यही उदाहरण यदि हम भारत के संदर्भ में लागू करें तो भारत में नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति है और वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि अगर हमने संसदात्मक प्रजातंत्र अपनाया है और वह संसदात्मक प्रजातंत्र ब्रिटेन को देखकर ही अपनाया है, तो राष्ट्रपति से किसी मुख्य भूमिका की निर्वहन की उम्मीद करना बेमानी होगी। वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में ही निहित होंगी और उसके पास इसका कोई स्वतंत्र विकल्प नहीं है कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह के बगैर काम करेगा। यही संदर्भ है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की किसी भी तरह की संविवेकीय शक्ति को गिनाया नहीं गया है, यानी ऐसी किसी भी परिस्थिति की कल्पना नहीं की गई है भारतीय संविधान में जब राष्ट्रपति अपने संविवेक से निर्णय लेगा। और यही तथ्य महत्वपूर्ण है कि जब राष्ट्रपति के पास संविवेक की शक्ति नहीं है तो उसे प्रत्येक अपना निर्णय मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करना होगा। यद्यपि अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति से कुछ मामलों में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श का भी अधिकार प्रदान करता है, परंतु सामान्यतः ये बात मानी जाती है कि मुख्य परामर्शदात्री जो संस्था है राष्ट्रपति के लिए वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद ही है। दूसरा संदर्भ ये है कि क्योंकि हमने संसदात्मक प्रजातंत्र अपनाया है और संसदात्मक प्रजातंत्र में संसद जनता की वास्तविक इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करती है और संसद के निचले सदन में जनता के द्वारा सीधे प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य मौजूद होते हैं। राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से चुना जाता है और उसकी अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा चुना जाना ही ये बात स्पष्ट करता है कि हम उसे जनता की वास्तविक इच्छा का प्रतिनिधि उस रूप में नहीं मानते जिस रूप में संसद और ख़ास तौर पे लोकसभा के सदस्य को मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब राष्ट्रपति का सीधा निर्वाचन नहीं किया जा रहा है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति स्वयं को जनता की इच्छा का प्रतिनिधि नहीं कह सकता। ऐसी स्थिति में ये अपेक्षा भी नहीं की जाती है कि राष्ट्रपति कोई सक्रिय भूमिका निभाए भारतीय शासन व्यवस्था में, क्योंकि सक्रिय भूमिका निभाने का दायित्व जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को दिया गया है, ना कि राष्ट्रपति को। तो भारतीय संवैधानिक विमर्श में कई बार ये सवाल उठे हैं, क्या राष्ट्रपति को एक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए? तो सवाल ये इसका जवाब यही है कि राष्ट्रपति से किसी भी तरह की सक्रिय भूमिका की उम्मीद ना तो राष्ट्रपति करता है, ना ये संवैधानिक रूप से उचित होगा, ना ये राजनीतिक रूप से उचित होगा, क्योंकि जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की जो संस्था है संसद, सक्रिय भूमिका वही निभाएगी और जनता की वास्तविक इच्छाओं का प्रतिनिधित्व भी सही रूप में अगर कोई संस्था करती है तो भारतीय संसद है। तो राष्ट्रपति ना तो जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व उस रूप में सीधे तौर पे करता है, न उससे किसी तरह की सक्रिय भूमिका निभाने की अपेक्षा की जानी चाहिए। और क्योंकि राष्ट्रपति एक सक्रिय भूमिका नहीं निभाता है, तो ऐसी स्थिति में सामान्य मामलों में वह अपने मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करने के लिए बाध्य होगा। यद्यपि कई बार विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। हो सकता है लोकसभा में किसी दल को बहुमत ना मिले। ये भी हो सकता है कि लोकसभा में अगर बहुमत ना मिले तो प्रधानमंत्री लोकसभा खुद अपने स्तर पर नहीं चुन पाए। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति स्वविवेक से न करके बल्कि अब संवैधानिक जो
परंपराएं हैं, जो संसदात्मक प्रजातंत्र के जो अभिसमय या परंपराएं हैं, उसके द्वारा ही निर्णय लेगा कि किसको प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाना। यद्यपि इसमें एक बार राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से निर्णय ले भी ले, तब भी हमें ये बात माननी चाहिए कि प्रधानमंत्री वही रह सकता है जिसे जनता के निचले सदन यानी संसद के निचले सदन लोकसभा में बहुमत या विश्वास प्राप्त हो। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपनी मनमर्जी से यदि किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त भी कर देता है तो अंतोगत्वा उसे लोकसभा का विश्वास हासिल करना होगा, और यही महत्वपूर्ण तत्व है। इसलिए प्रधानमंत्री का चुना जाना राष्ट्रपति द्वारा वह भी अभिसमय और परंपराओं द्वारा ही निर्धारित होगा। राष्ट्रपति के लिए अपने स्वविवेक के प्रयोग की क्षमता यहाँ पर भी बहुत कम विद्यमान है। जनमत की स्थिति या प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की जो आपसी स्थिति है वह समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है और नई नई परिस्थितियाँ पैदा हो सकती हैं, परंतु इस बात को नकारना नहीं चाहिए कि संविधान ने राष्ट्रपति को किसी भी तौर पे वास्तविक शक्तियाँ प्रदान नहीं की हैं और ना वह उसका उपयोग करता है। तो ऐसी स्थिति में हमें ये बात समझनी चाहिए कि 44वें संविधान संशोधन में भी इस बात को स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि राष्ट्रपति ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रिपरिषद से एक बार पुनर्विचार की अपेक्षा कर सकता है किसी मामले में, और यदि मंत्रिपरिषद पुनर्विचार के बावजूद अपने निर्णय पर अडिग रहती है तो राष्ट्रपति फिर उसकी सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। तो ये बात 44वें संविधान संशोधन द्वारा भी स्पष्ट कर दी गई। ये बात अभिसमयों, संसदात्मक प्रजातंत्र के अभिसमयों और परंपराओं से भी स्पष्ट है, और ये बात संविधान के उस दस्तावेजों से भी स्पष्ट है जहाँ राष्ट्रपति से किसी भी प्रकार की स्वविवेकी शक्ति का प्रयोग करने की उम्मीद नहीं की गई है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या रबड़ की स्टैंप मात्र है? तो ये बात भी सही नहीं होगी। राष्ट्रपति एक मोहर है। कई संदर्भों में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को व्यापक रूप से प्रभावित कर सकता है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में दिया गया है। तो इस रूप में राष्ट्रपति अपनी एक संवैधानिक दायरे के तहत रहते हुए मंत्रिपरिषद को महत्वपूर्ण मामलों में परामर्श करने का सुझाव दे सकता है, परंतु फिर भी हमें ये मानना चाहिए कि निर्णय वही क्रियान्वित होगा या निर्णय लागू होगा जो मंत्रिपरिषद और उसके प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को दी गई है।